नमस्कार दोस्तों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। इसके क्वेश्चंस हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। कुछ डिफरेंट तरीके के मैंने आपको दिए हुए हैं, ऑल दो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ वैरायटी। वो मैं वैरायटी आपको इसी में से थोड़ा बहुत बता दूंगा, बट अदरवाइज़ मैंने कोशिश ये करी है कि मैं आपको डिफरेंट तरीके के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कराऊँ। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ कि सर्वाइव इज़ कोडेड एज VRIUVSE। देखो, सबसे पहले आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए। All the letters of the code are taken from the letters of the word। ये देखो, सारे VRIUVSE सब इसी में है। तो इसके अंदर हम लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, वी ट्राई एंड मेक अ पैटर्न। एक पैटर्न बनाएंगे, जो पैटर्न सर्वाइव का बनेगा उसी पैटर्न को हम मॉनसून के ऊपर अप्लाई कर देंगे। देखो ये कैसे हो रहा है। आपको वर्ड दिया है सर्वाइव, और सर्वाइव को ये कोड कर रहे हैं VRIUVSE, और पूछा जा रहा है कि मॉनसून को कैसे कोड करेंगे। नाउ इफ यू चेक द पैटर्न, VR द फर्स्ट टू लेटर्स आर द फोर्थ एंड द थर्ड लेटर, IU इज फिफ्थ एंड सेकेंड, VS इज सिक्स्थ एंड फर्स्ट, एंड लास्ट लेटर रिमेन्स द सेम। सो अप्लाई द सेम पैटर्न हेयर। पहले हमने फोर्थ एंड थर्ड SN, फिर फिफ्थ एंड सेकेंड OO, फिर सिक्स्थ एंड फर्स्ट OM, and last letter remains same, so answer will become SNOOMN। simple। second question आपको दिया हुआ प्रीमोनिशन इज कोडेड एज नंबर्स दिए हुए हैं, और फिर पूछ रहे हैं कि हाउ टू कोड मॉनिटर। नाउ इफ आई चेक द लेटर्स ऑफ मॉनिटर, दे आर ऑलरेडी गिवन टू अस इन प्रीमोनिशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना तो कोई पैटर्न और ना ही कोई लॉजिक, सिर्फ हमने ये चेक करना होगा कि M के लिए कौन सा लेटर है, O के लिए कौन सा लेटर है, N के लिए कौन सा लेटर है, I के लिए कौन सा लेटर है, और उसको हम बस कॉपी पेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो कर देना हमने। तो इसका आंसर वहीं से बन जाएगा कि M के लिए 3 लिखा गया है, O के लिए 0, N के लिए 4, I के लिए 9, T के लिए 2, O के लिए 0 और R के लिए 8, और ये हमारा सीधा आंसर बन जाएगा। नो लॉजिक, नो पैटर्न, बट whenever all the letters are already given to us, only then। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके अंदर अप्रैल के लिए कोड है, और जो ग्रीन है इसके तो लेटर्स भी यहाँ पर नहीं है, जैसे कि इधर भी थे मॉनसून में। तो या तो पैटर्न बन रहा था या लॉजिक। तो जब सारे लेटर्स लिए होते हैं वर्ड से तब तो पैटर्न, लेकिन अगर यहाँ पर कोड के अंदर यहाँ से लेटर नहीं है तो लॉजिक। नाउ सी, आपको दिया है वर्ड अप्रैल, एंड अप्रैल को इन्होंने कोड कर दिया है BQSJM। वैसे तो साफ पता चल गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट माई मोटिव वॉज टू टेल यू व्हेन टू यूज अ पैटर्न, व्हेन टू यूज लॉजिक। अब आपको दिया है वर्ड ग्रीन, और ग्रीन को कैसे कोड कर देंगे हम। ये एक एक इंक्रीज करा है, A के बाद B, P के बाद Q, R के बाद S, I के बाद J, L के बाद M। नेक्स्ट लेटर इज द कोड, सो वी विल डू द सेम थिंग हेयर। G के बाद H, R के बाद S, E के बाद F, E के बाद F, N के बाद O, एंड हेंस आंसर विल बिकम HSFFO। थोड़ा सा डिफरेंट आ गया यहाँ पे। आपको दिया कि men इज रिटन एज MIN, woman इज रिटन एज WUMIN, सो हाउ विल वी कोड चाइल्ड इन अ सिमिलर वे। अब इसके अंदर काफ़ी लोग कुछ एक गलतियां करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो गलतियां हमने नहीं करनी है। और वुमेन इज कोडेड एज WUMIN, तो चाइल्ड को कैसे कोड करना है। काफ़ी लोग कैसे करेंगे इसको, वो देखते हैं कि फर्स्ट थर्ड सेम है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेम है, इसको करने की कोशिश करते हैं और फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमको ऐसे नहीं करना है, हमने पहले लॉजिक ढूंढनी है and then we have to answer। What many students they do is they try, and while they are solving the question they want to answer it as well, which is the wrong thing to do। पहले लॉजिक ढूंढो और फिर उसके बाद हमने करना है। लॉजिक कैसे मिलेगी, अगर हम जो चेंजेस हो रही हैं उसको चेक कर लें। अब काफ़ी लोग चेंजेस को ऐसे कर लेते हैं कि इसके अंदर डिफरेंस चेक करते हैं, विच इज़ द राइट थिंग टू डू। जैसे कि हमने यहाँ पे करा था, हमने डिफरेंस चेक करा है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है वो इससे मैच नहीं करता। यहाँ पे 3 लेटर्स का गैप है, जबकि यहाँ पे 3 लेटर से ज़्यादा का गैप है। तो जब ऐसा मिल जाए तो हमको क्या करना चाहिए,
जो गैप आ रहा है या जो डिफरेंस है उसको चेक करते हैं। ई इज़ कन्वर्टिंग टू आई एंड ओ इज़ कन्वर्टिंग टू यू। और ये अब हमने सोचना कि दोनों की लॉजिक सेम कैसे हो गई जबकि दोनों में गैप डिफरेंट है। सो अगर आप इसको ऊपर फर्दर एनालाइज करो तो दे आर वॉवल्स। तो ये कॉन्सोनेंट है तो लॉजिक ये बन जाएगी कि कॉन्सोनेंट अगर होगा तो वो सेम रहेगा, वॉवल अगर होगा तो वो अगले वॉवल पे जाएगा, इररिस्पेक्टिव व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कॉन्सोनेंट और वॉवल इन द वर्ड। अब ई इज अ वॉवल तो अगला वॉवल क्या है? आई। ओ इज अ वॉवल, अगला वॉवल यू। ई इज अ वॉवल, अगला वॉवल आई। तो यहाँ पर आई इज अ वॉवल तो अगला वॉवल लेना है हमने विच इज ओ। बाकी सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, दे विल रिमेन सेम एज इट इज। सो आंसर विल बिकम CHOLD। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिमिलर टू दिस, लेकिन फिर भी हमने इसको कर लिया सो दैट आपको इसका पता चले कि वॉवल्स को यूज़ किया जा सकता है। आपको वर्ड दिया था बॉम्बे एंड बॉम्बे वॉज कोडेड एज CUNCEZ। तो एशिया को कैसे करेंगे? दिस वॉज द क्वेश्चन। एंड नाउ वी सी कि फॉर सम लेटर नेक्स्ट लेटर इज यूज एज इन दिस केस, राइट। बी के बाद सी आया, एम के बाद एन आया, बी के बाद सी आता है, वाई के बाद जेड आता है। और इस बार कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रही। क्या यूनिफॉर्मिटी का मतलब है? कि देयरफॉर कि यहाँ पर जैसे ओ के लिए यू, ऐसा नहीं कि ये सेकेंड और फोर्थ वाला हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम सोच रहे थे कि फर्स्ट एंड थर्ड इज सेम, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ इज सेम, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर तो साफ पता चल रहा है कि वो ऐसे भी नहीं है, बिकॉज फर्स्ट नेक्स्ट पे जा रहा है, थर्ड भी जा रहा है, फोर्थ भी जा रहा है और फिर सिक्स्थ भी जा रहा है। सो सम लेटर्स एट रैंडम हैव अ डिफरेंस एंड सम लेटर नेक्स्ट लेटर इज रिटन। जिसमें डिफरेंस है उसको फिर से चेक कर लो, O, U, E, A, E, what are these? Again vowel. So logic, vowel के लिए अगला vowel और इस बार consonant भी अगले लेटर पे जा रहा है। So we will do the same thing. In Asia only S is a consonant, तो S तो T पे चला जाएगा next letter, but बाकी सारे vowel है। Again as I was telling you, positioning of consonant and vowel is not, ये हमको नहीं देखना था। वॉवल होगा तो अगले वॉवल पे जाएगा, कॉन्सोनेंट होगा तो अगले लेटर पे जाएगा। एस कॉन्सोनेंट है, अगला लेटर टी, बाकी सारे वॉवल हैं। ए इज़ अ वॉवल, नेक्स्ट वॉवल इज़ ई। आई इज़ अ वॉवल, नेक्स्ट वॉवल इज़ ओ। ए इज़ अ वॉवल, नेक्स्ट वॉवल इज़ ई। एज सिंपल एज दैट। ETOE बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इसमें लेटर्स और नंबर्स दोनों की कॉम्बिनेशन दिखाई दे रही है हमको, तो इसको भी हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। वी हैव बीन गिवन अ वर्ड रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट इज कोडेड एज S2R52TU। एस के लिए आर लिखा हुआ है, समझ में आता है कि नेक्स्ट लेटर है। क्यू के लिए आर, ये भी समझ में आता है, नेक्स्ट लेटर है। टी के लिए यू, ये भी समझ में आता है, नेक्स्ट लेटर। एस के लिए टी, नेक्स्ट लेटर। बट फॉर E, U and E they are writing numbers and again पोजिशनिंग के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ लेटर्स हैं और सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ नंबर्स हैं। नो, यहाँ पे सेकेंड इज़ अ नंबर, फोर्थ इज़ अ नंबर, फिफ्थ इज़ अ नंबर। तो एट रैंडम सम लेटर्स हैव बीन गिवन नंबर्स एंड सम लेटर्स हैव बीन गिवन नेक्स्ट लेटर। जो लेटर्स के लिए नेक्स्ट लेटर है वो वेरी सिमिलर टू व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर, दे आर कॉन्सोनेंट्स एंड E, U and E आर वॉवल्स। हमको पूछा जा रहा था कि एसेट को कैसे कोड करेंगे। एज आई वॉज टेलिंग यू, द पोजिशनिंग ऑफ द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉर कॉन्सोनेंट नेक्स्ट लेटर, फॉर वॉवल वॉवल नंबर। नाउ A इज अ वॉवल एंड वॉवल नंबर 1। सिंस E इज आर सेकेंड वॉवल इसलिए 2 लिखा है। U इज आर वॉवल नंबर 5 तो 5 लिखा है। E इज़ वॉवल नंबर 2, 2 लिखा है। A इज़ आर फर्स्ट वॉवल तो उसके लिए नंबर आएगा 1। C इज़ अ कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट लेटर इज़ D। I इज़ अ वॉवल, वॉवल नंबर 3 एंड D इज़ अ कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट लेटर इज़ E। डिफरेंट लॉजिक यूज़ करी हुई है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी आपको कराया ये सारे 1 to 1 हो रहे हैं सॉल्व।
ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, दे कैन गिव यू इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर यू अंडरस्टैंड कि इसकी लॉजिक यहाँ लिखी हुई है, इसकी लॉजिक यहाँ लिखी हुई है, इन द रिवर्स ऑर्डर वो ऐसे भी कर सकते हैं। वो वर्ड को हाफ में डिवाइड करके इसकी लॉजिक इधर, इसकी लॉजिक इधर, इसकी लॉजिक इधर, ऐसे भी कर सकते हैं। यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन यूजिंग ओनली वन क्वेश्चन। सो इट इज़ हाउ इनोवेटिव यू आर। एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं वो भी आप करो। मैंने आपको 2-3 हिंट्स दे दी हैं कि आप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हाफ करके भी। फर्स्ट लेटर का जो है कोड वो लास्ट लेटर में लिखा हुआ है, लास्ट लेटर का फर्स्ट में लिखा हुआ है, बीच में इंटरचेंज कर रहे हैं, एनीथिंग कैन हैपन। ओके स्टूडेंट्स, हम कोडिंग डिकोडिंग के हमने सिंपल वाले फॉर्मेट्स कर रहे थे, जिसमें एक वर्ड दिया हुआ है, उसको कोड कर दिया है, उसकी लॉजिक ढूंढी और आंसर कर दिया। बट नाउ दिस इज कोडेड लैंग्वेज। जैसे कि आप देख रहे हो पूरी एक लैंग्वेज दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे दिया है इन अ सर्टन कोड 1 2 3 मीन्स स्पीड एंड एक्सीडेंट। आगे पढ़ने से पहले ही मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ और आपने आगे उसको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉरस्पॉन्डिंग है कि 1 का मतलब स्पीड, 2 का मतलब एंड, 3 का मतलब एक्सीडेंट। अगर ऐसा होता तो ये सारा कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि हमको पूछा गया है लास्ट में क्वेश्चन क्या है, विच सिंबल स्टैंड्स फॉर कॉज, तो हम सीधा एक कॉज वाले पे आते कि कॉज यहाँ पर दिया हुआ है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या है 5 और आंसर दे दें। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, हमको कॉज का मीनिंग फाइंड आउट करना था। तो कॉज हमको जैसे दिया है यहाँ पर, दिस मीन्स कि कॉज का मीनिंग या तो 3 है या 4 है या 5 है। जैसे कि मैं बता रहा था ये सेम ऑर्डर में नहीं है, लेकिन कॉज का मतलब या तो 3 या 4 या 5 भी हो सकता है, ऑल्दो वो उसी के ऑर्डर में आ रहा है, बट ऐसे नहीं करना है। कैसे करेंगे, स्पीड हमको इधर भी कॉमन दिया है और इधर भी कॉमन दिया है। अगर स्पीड इन 2 स्टेटमेंट्स में कॉमन है तो इन्हीं के जो नंबर्स हैं उसमें कोई एक नंबर भी कॉमन होना चाहिए, क्योंकि स्पीड का मतलब इसमें भी दिया है और स्पीड का मतलब इसमें भी दिया हुआ है। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 3, विच मीन्स कि स्पीड का मतलब तो हो गया 3, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ मीनिंग ऑफ कॉज। एक वर्ड का एक मीनिंग और एक मीनिंग एक वर्ड के लिए। ये अभी हम बहुत एलैबोरेटली एक और तरीके का जब हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, तो उसके अंदर भी मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा बहुत एलैबोरेटली। अब कॉज का मतलब या तो 4 होगा या 5 होगा, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि 3 स्टैंड्स फॉर स्पीड। अब इज इसमें भी है और इज इसमें भी है। अगर इज इन दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन है तो इसकी कोडेड फॉर्म में भी कुछ कॉमन होना चाहिए, विच हैपन्स टू बी 4, जिसका मतलब ये हो गया कि 4 स्टैंड्स फॉर इज, देयरफॉर even 4 cannot be a meaning of cause। cause का मीनिंग होना था इन 3 में से कोई एक। 3 तो हो गया है मीनिंग किसका, स्पीड का। 4 मीनिंग हो गया है इसका, तो cause का मीनिंग क्या होगा, जो बच गया है, which is 5। यहाँ पर ये सेम ऑर्डर में लग रहा है आपको, और इसीलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये सेम ऑर्डर में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ अ मीनिंग। ये ऐसा नहीं कि 1 और 2 ये ऐसे ही दिए या एंड एक्सीडेंट ऐसे ही दिए हैं। अगर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँ, ऑल्दो हमको आंसर मिल गया, इसका आंसर 5 है, लेकिन मैं आपको फर्दर और एक्सप्लेन करूँ टू गेट टू द बेसिक्स ऑफ दिस। एक्सीडेंट इसमें भी है और एक्सीडेंट इसमें भी है, तो अगर इन दोनों में एक्सीडेंट कॉमन है तो इनकी कोडेड फॉर्म में भी कुछ कॉमन होना चाहिए, विच हैपन्स टू बी 1। अब आप देखो 1 यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पे लिखा, लेकिन एक्सीडेंट 3rd प्लेस पे लिखा हुआ है, और इसीलिए आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी थी। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू सी ईच एंड एवरी वर्ड का कोई मीनिंग था, कोई भी यहाँ पे फालतू नहीं लिखा हुआ। अब अगर आपको कोई पूछता कि इफेक्ट का क्या मतलब है, जिसमें अगर आप चेक करो तो इफेक्ट आपको कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इफेक्ट के लिए अगर हमने एक्सीडेंट और इसका मीनिंग ढूंढ लिया तो इफेक्ट का मीनिंग 6 ऑटोमेटिकली। ये चीज़ हम यहाँ पर और एलैबोरेटली कर लेते हैं।
फिर से कोडेड लैंग्वेज है कि 1 2 3 मीन्स अनिल रीड्स लाउडली, 4 2 5 मीन्स शमीम रीड्स बुक एंड 1 6 5 मीन्स अनिल हैज़ अ बुक। अब हमको एक वर्ड ना फाइंड आउट करके हमको 3 वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और इनका आंसर देना कि शमीम रीड्स लाउडली, यानी कि शमीम का मीनिंग भी हमको अलग से फाइंड आउट करना है, रीड्स का भी करना है और लाउडली का भी करना है। हम रीड्स पहले कर लेते हैं बिकॉज रीड्स हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर इन दोनों में रीड्स कॉमन है तो उसकी कोडेड लैंग्वेज में भी कॉमन होना चाहिए। अगर आप नंबर्स चेक करो 1 2 3 एंड 4 2 5 में 2 इज कॉमन, विच मीन्स दैट 2 स्टैंड्स फॉर रीड। तो रीड के लिए तो आ जाएगा वर्ड, नंबर आ जाएगा 2। लाउडली अगर हम चेक करें तो लाउडली आपको यहां पर दिया हुआ है, रीड्स तो हो गया मीनिंग इसका, अनिल आपको इन 2 जगह कॉमन दिया है। अगर अनिल का मीनिंग भी पता लग जाएगा तो हमको लाउडली का मीनिंग अपने आप पता लग जाएगा। अनिल क्योंकि इन दोनों में कॉमन है तो इसके नंबर्स में कॉमन क्या है 1, देयरफॉर अनिल का मीनिंग हो गया 1, देयरफॉर 1 कैन नॉट बी अ मीनिंग ऑफ लाउडली। तो लाउडली का मीनिंग क्या बन जाता है 3, तो लाउडली हो गया 3। शमीम का मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए अगर हम बुक का मीनिंग फाइंड आउट कर लें, हमको रीड्स का मीनिंग पता चल गया कि 2 है, अगर हमको बुक का मीनिंग भी पता लग जाए विच इज कॉमन हियर, अगर इन दोनों में बुक कॉमन है तो इनके नंबर्स में क्या चीज कॉमन है 5। सो बुक का मीनिंग हो गया 5, यानी कि शमीम का मीनिंग ना तो 2 होगा ना 5 होगा, तो इट इज 4। तो हमारा आंसर बन जाता है 4 2 3। ये कई बार आपको सेम फॉर्म में दे देंगे, सेम, बल्कि शमीम के लिए 4, रीड्स के लिए 2, या इसकी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं 2 3 4, 3 2 4, एनीथिंग, राइट, दे कैन चेंज। लेकिन हमको ये 3 नंबर्स चाहिए थे आंसर ऑप्शन में, जो कि इसका मीनिंग। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्योंकि थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड एक फोर्थ क्वेश्चन भी आ रहा है। विच स्टेटमेंट इन द अबव क्वेश्चन इज सुपरफ्लुअस, यानी कि जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे होंगे तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सुपरफ्लुअस होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है यूजलेस, बेकार, जिसका कोई इस्तेमाल ना हो रहा हो। पहले हम थर्ड को करेंगे, थर्ड के साथ साथ ही हम इसका मीनिंग भी, इसका आंसर भी फाइंड आउट कर लेंगे। हमको फाइंड आउट करना था हरी का मतलब, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट में ए बी सी और डी में हरी दिया हुआ है। हरी हमको दिया हुआ है बी स्टेटमेंट में, दैट मीन्स बी इज द मोस्ट यूजफुल स्टेटमेंट। बी को यूज नहीं करा तो हमको हरी का मीनिंग कभी भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हरी दिया ही हमको बी स्टेटमेंट में है। वो कह रहा था सबसे बेकार स्टेटमेंट कौन सी है जिसका कोई इस्तेमाल ना हो रहा हो, तो बी का तो इस्तेमाल हम कर रहे हैं। अब देखो बहुत ध्यान से, इज और वेरी 2 वर्ड्स हमको यहीं से मिल जाएंगे। इज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वेरी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वो शायद हमको नहीं पता चल पाएगा और ना ही वो हमको करना है, क्योंकि हमारा पर्पस इस वक्त ये है कि हमको हरी का मीनिंग फाइंड आउट करना है। सिंस वी हैव टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, वी विल नॉट गो इनटू दिस फैक्ट कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है या वेरी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मिल सकता है क्योंकि वेरी इधर भी दिया हुआ है, तो 3 जगह वेरी कॉमन है, तो हमको वेरी का मीनिंग पता लग जाएगा, बट वी विल नॉट गो इनटू इट। ये 2 वर्ड्स इन दोनों में कॉमन है, तो इसके कोडेड लैंग्वेज में भी 2 चीज़ें हमको कॉमन मिलती हैं, तो वो इनके मीनिंग हो जाएंगे और वो हरी के मीनिंग नहीं हो सकते। देखो क्या क्या चीज़ कॉमन है, एक तो हुपा कॉमन है और एक चिप कॉमन है, यानी कि हरी का मतलब ये 2 तो हो ही नहीं सकते। इन 2 में से एक का मीनिंग इज है, एक का मीनिंग वेरी है। कौन सा इज का मीनिंग है, कौन सा वेरी का मीनिंग है, हम वो फाइंड आउट नहीं करेंगे। हमने अब सिर्फ ये पता कर लिया कि हरी का मतलब अब इन 2 में से कोई एक रहेगा। अब अगर हमको स्मार्ट का मतलब भी पता चल जाएगा तो हमको आंसर मिल जाएगा। स्मार्ट हमको कॉमन दिया है डी में। अगर मैं बी और डी स्टेटमेंट में स्मार्ट कॉमन है तो उसकी कोडेड लैंग्वेज में कौन सा वर्ड कॉमन है उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो स्मार्ट का मीनिंग होगा और वो भी हरी का मीनिंग नहीं होगा। नाउ लेट अस चेक यूपीए और टीआईके। इसमें यूपीए तो दिया नहीं है लेकिन टीआईके दिया हुआ है, विच फर्दर मीन्स दैट
TIK is a meaning of smart, therefore cannot be a meaning of hurry, तो हरी का मीनिंग बन जाएगा UPA। ये चीज़ सबको समझ में आ रही है? अब देखो सुपरफ्लुअस अपने आप ही पता चल गया। इन 4 स्टेटमेंट में से हमने किस किस का इस्तेमाल करा? बी तो बहुत यूज़फुल, क्योंकि हरी दिया ही इधर है। अगर आप मेरी मार्किंग ही चेक कर रहे हो तो उससे भी पता लग जाएगा कि हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करा है। किसका इस्तेमाल नहीं करा? सी को हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा। हालांकि अगर हमको वेरी का मीनिंग फाइंड आउट करने को कहते तो हम सी का इस्तेमाल भी करना पड़ जाता, लेकिन क्योंकि हमारा पर्पस था सिर्फ हरी का मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए, तो हरी मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए अगर मेरे को सी नहीं भी दिया होता तब भी मेरे को आंसर पता चल रहा है। देयरफॉर सी स्टेटमेंट इज यूजलेस, सुपरफ्लुअस, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये नहीं भी दिया होता तब भी हमको आंसर मिल रहा है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सुपरफ्लुअस। ये काफ़ी बार यूज़ होता है और ये हमेशा किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ अटैच्ड होता है, इसलिए अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे। और ये अगर आपको समझ में आ गया और आपको सुपरफ्लुअस अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, जो कि मैंने आज आपको बता दिया कि देखो हमने इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा, देयरफॉर दिस इज सुपरफ्लुअस। ये ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे होते हैं। इनको करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी मैंने आपको बता दिया है। ये सारे के सारे ऐसे होते हैं। इसके अंदर वो काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ये नंबर्स यूज़ करे हैं, यहाँ पे मैंने आई मीन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं, या वो सिर्फ ABCD भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार वो ABCD और फिर से रिपीट करते हैं उनको ABCD, हमको लगता है कि वो रिपीट हो रहा है लेकिन ऊपर एक डॉट लगा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट 9 लेटर्स के लिए उन्होंने ABCDEFGHI तक दे दिया। अब उसके आगे अगर उन्होंने करना है तो उसके आगे डॉट लगाना शुरू कर देंगे, एंड देयरफॉर नंबरिंग के ऊपर वो क्वेश्चन बेस्ड होता है। ऐसा अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसकी मोडस ऑपरेंडी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, जो कि एक लेंदी क्वेश्चन होता है। 10 क्वेश्चंस का एक ही क्वेश्चन है लेकिन बट बेस्ड ऑन 10 लेटर्स। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा कि 2 क्वेश्चंस बेस्ड हैं, वो 10 के 10 क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। वो भी अभी इसको हम करते हैं, अच्छे से समझते हैं उसे भी। पहले आपको ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि इसी कंसेप्ट को हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग का एक और फॉर्म, जिसके अंदर आपको मैंने इसके डायरेक्शंस नहीं लिखे हैं फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि अगर हम डायरेक्शन लिखते तो ये पूरा आ नहीं पाता। मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ हाउ इज़ इट इज़ ऑल अबाउट। हमको 2 कॉलम्स दिए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में 5 कैपिटल लेटर्स, जिनमें से एक अंडरलाइंड है। आप देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में एक लेटर अंडरलाइंड है, ये हमारा क्वेश्चन है। और कॉलम 2 में स्मॉल लेटर्स 5। वही चीज़ है बिल्कुल कि एक लेटर का एक मीनिंग है बट दे आर नॉट इन द सेम ऑर्डर, वो सेम ऑर्डर में नहीं है। तो इस चीज़ का आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। करने का तरीका बिल्कुल सेम। वहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स थी, यहाँ पे 10 स्टेटमेंट्स है एक तरीके से। वहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स के अंदर 3 या 4 वर्ड्स दिए हुए थे, यहाँ पे 5 लेटर्स हैं। नाउ वी हैव टू बी वेरी मेटिकुलस, वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। हमको फर्स्ट क्वेश्चन में P का मतलब ढूंढना, तो यानी कि P का मतलब या तो C है या F या G या H या I। करेंगे कैसे? हम पहले ये चेक करेंगे कि P हमको और कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। एक कैपिटल लेटर का एक स्मॉल लेटर मीनिंग है, एक स्मॉल लेटर किसी एक ही कैपिटल लेटर का मीनिंग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि C 2 लेटर्स का आंसर हो या कोई सा भी लेटर 2 लेटर्स के आंसर्स हो, नो। एंड देयरफॉर हम ये भी करेंगे कि इसको कैसे इंश्योर करें कि इसकी स्पीड भी हमारी बढ़े। शुरू में हमको ऐसे लगेगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग ये है थोड़ा सा, बट टू बिल्ट अप योर स्पीड मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपकी स्पीड भी बिल्टअप हो जाएगी और एक्यूरेसी भी इन्हांस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम P के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। P का मतलब इन 5 में से कोई एक है। अब हम ये चेक करते हैं कि P हमको और कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। P अगर आप चेक करो तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7
एंड क्वेश्चन नंबर 9, इन 5 क्वेश्चन में P दिया हुआ है, तो इन्हीं 5 क्वेश्चंस के कॉलम 2 में P का मीनिंग भी दिया हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वन वर्ड, वन लेटर विल हैव ओनली वन आंसर एंड वन आंसर ओनली फॉर वन लेटर। क्योंकि P 5 जगह पर है तो उसका मीनिंग भी केवल 5 जगह पर, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर ज़्यादा होगा तब भी वो इसका मीनिंग नहीं है, कम होगा तब भी वो इसका मीनिंग नहीं है। एग्जाम्पल, हम पहले C से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन हमारे लिए ये है, इसका पहला लेटर है C। C क्या 4th में है? यस। 5th में है? यस। 7th में है? यस। 9th में है? यस। C मार्क करने से पहले मैं अभी रुक रहा हूँ। क्यों रुक रहा हूँ? क्योंकि मेरे को तो C यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है इन क्वेश्चन नंबर 2 कॉलम 2, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के कॉलम 1 में देयर इज़ नो P। मैंने अभी भी रिपीट करा कि एक वर्ड का एक मीनिंग, जितनी जगह पर वो लेटर है उतनी ही जगह पर उसका मीनिंग होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी है, 5 क्वेश्चंस के अलावा C तो इसमें भी दिखाई दे रहा है, सो इट कैन नॉट बी द मीनिंग। F को चेक करा, क्या F 4th में है? नो, इसको वैसे ही स्ट्राइक ऑफ कर दो। G 4th में है? यस। 5th में है? यस। 7th में है? यस। 9th में है? यस। ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी मैंने इसको मार्क कर लिया, लेकिन और भी चेक कर लेते हैं। H, लेकिन मेरे को 3rd में ही H दिखाई दे रहा है और 4th में है ही नहीं। I भी 3rd में दिखाई दे रहा है, 4th में है ही नहीं जिसमें चाहिए था हमको। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि P का मीनिंग G होगा। ये हो गया इसको सॉल्व करने का तरीका। स्पीड बिल्टअप करने का तरीका अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमको पता चल गया है कि G का मीनिंग, G इज द मीनिंग ऑफ P, so G cannot be a meaning of any other letter in this question now. Therefore, अब जहाँ जहाँ हमको G दिया है, और G उन्हीं जगह दिया होगा जहाँ पर P हमने मार्क करके रखा हुआ है, यानी कि 4th के अंदर G है, मैं इसको स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? अब G H का मीनिंग तो हो नहीं सकता, G V का भी मीनिंग नहीं हो सकता, G J का मीनिंग नहीं हो सकता, और G यहाँ पर Y का मीनिंग भी नहीं हो सकता, बिकॉज G स्टैंड्स ओनली फॉर वन लेटर एंड दैट इज P। स्ट्राइक ऑफ करने से आप देखोगे आगे जाकर कि हमारी स्पीड बिल्टअप हो जाएगी। 4th का एग्जाम्पल ले लो। 4th जब हम करेंगे तो G तो पहले से रूल्ड आउट है, तो हम चेक करेंगे केवल ये 4 लेटर्स, जिससे कि हमारी स्पीड बिल्टअप होने लग जाएगी। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें F को अंडरलाइन करा हुआ है। तो F का मीनिंग हमको फाइंड आउट करना है। तो F का मीनिंग हमको दिया हुआ है, मैं इसके लिए थोड़ी सी लंबी लाइन कर लेता हूँ। F हमको 2nd में दिया है, 3rd में दिया है, 5th में दिया है, और हमको F 6th में दिया है, और एक हमको F 10th में दिया है। यानी कि 1 2 3 4 5 एट 5 प्लेसेस F इज गिवन। इन्हीं 5 जगह पर हमको एक कॉमन लेटर चाहिए कॉलम 2 में, जो कि पहला ही लेटर अगर हम चेक करें A, वो आ रहा है। 2nd में भी है, 3rd में भी है, 5th में भी है, 6th में भी है, और 10th में भी है। और कोई लेटर अगर मैं C को चेक करूं तो C यहाँ पर नहीं है, D को चेक करूं तो D इधर भी है, लेकिन इधर भी है जहाँ पे हमको नहीं दिया था, D मीनिंग नहीं है। इससे आपको पता लग जाता है कि F का मीनिंग A है। अब मैं बाकी सब जगह A को भी स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूँ फॉर द सेम रीज़न एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। अब हम 3rd पे आ जाएंगे। 3rd में U इज अंडरलाइंड। अब U के लिए मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। U हमको दिया हुआ है एक तो क्वेश्चन नंबर 3 में, U हमको 2nd में भी दिया है, U हमको 4th में भी दिया है, और U हमें 5th में भी दिया है, 6th में नहीं है, 7th में नहीं है, 8th में नहीं है, 9th में नहीं है, 10th में नहीं है। दैट मीन्स U इज कॉमन, सॉरी 9th में है, U इज कॉमन इन 9th। इन जगह
क्योंकि इन 4 जगह कंटिन्यूस रिपीट है, तो इन 4 में जो कंटिन्यूस रिपीट होगा वो हमारा आंसर, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये हमने पहले से ही स्ट्राइक ऑफ करा हुआ है। तो सी, क्या सी कॉमन है? नो, इसमें ही नहीं है। डी इसमें भी है, यस। डी इसमें भी है, यस। डी इसमें भी है, ये 4 कंटिन्यूस वाले हो गए, बाकी तो कोई है ही नहीं। इसी से हमको आंसर मिल जाएगा। ऑल्दो इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी डी है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा डी। एंड वही चीज़ कि बाकी सब जगह नीचे नीचे की तरफ, ऊपर जो, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया तो ऊपर स्ट्राइक ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम नीचे डी को भी जहाँ जहाँ दिया है उसे हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, बिकॉज डी इज़ अ मीनिंग ओनली फॉर 1 लेटर एंड दैट इज़ यू। ऐसे करके आप देखोगे कि अब आप 4th को चेक करो तो हमारे 2 लेटर स्ट्राइक ऑफ हो गए। अब हमको एच का मीनिंग ढूंढना था। एच का मीनिंग आपको जहाँ जहाँ एच दिया है उसके कॉलम 2 में चेक करोगे, जो मीनिंग बनेगा उसको आप बनाओगे, टिक करोगे, जो आपका आंसर बन जाएगा, बाकी सब जगह उसको स्ट्राइक ऑफ कर दोगे। स्पीड भी बढ़ गई, एक्यूरेसी भी इन्हेंस हो गई। मोडस ऑपरेंडी रिमेन्स द सेम, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही अभी भी करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको हो गया है। ऐसा एक और तरीके का क्वेश्चन होता है, जैसे इसके अंदर तो सारे 5 लेटर्स हैं, वो आपको मिक्स भी देंगे, यानी कि कोई 7 लेटर्स का भी होगा, कोई 3 लेटर्स का भी होगा, कोई 6 लेटर्स का भी होगा, कोई 5 लेटर्स का भी होगा, और यहाँ पर भी जम्बल्ड अप इन अ सेंस कि अगर कोई 7 लेटर्स का वर्ड दिया या 7 लेटर्स दिए, वो 7 लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको एक तरीके से मैच द कॉलम भी करना है, और फिर करने का तरीका यही वाला सेम। एंड देयरफॉर इन कोडिंग डिकोडिंग बहुत तरीके के क्वेश्चन, बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन विच नीड्स टू बी सॉल्व इन अ प्रॉपर मैनर। अगर हमको वो चीज़ पता है, हमको उसकी लॉजिक क्लियर है, उसका मेथड क्लियर है, हम उसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी को भी इन्हांस कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।